हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब सहाँ भी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं समास, जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह जो वीडियो है समास के बारे में फुल डिटेल्स के साथ फुल सोल्यूशन है। तो आपको यह वीडियो देखने के बाद जो है आपको शायद है कि दूसरा कोई वीडियो देखना पड़े, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए समास के बारे में आज जान लेते हैं। तो जो समास का अर्थ होता है वो भी शाब्दिक अर्थ वह होता है संक्षेप या फिर संग्रह या सम्मिलन या फिर जो है मिश्रण आदि। ठीक है, तो यह जो है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं समास जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। तो जो समास है यह सम और जो है आस से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, यानी तोड़े तो हैं सम प्लस आस, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं संधि की, तो आप बता सकते हैं कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आपका पूर्व पद होगा उसके अंत में जो है यदि हलंत लगा रहता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक, तो सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और जो है आस का जो अर्थ होता है रखना, यानी कि पास में रखना समास का अर्थ होता है। पास में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दूर दूर रहेगा, फैला हुआ रहेगा, तो वो छोटा हो जाएगा जब पास में रखेंगे। तो वही है संक्षेप या संग्रह या सम्मिलन, ठीक है, या फिर मिश्रण। इसीलिए जो है समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है, यानी विस्तारित कोई चीज़ हो उसको जो है छोटे रूप में दिखा दिया जाए। अब बात करते हैं समास की परिभाषा की। तो जो समास की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र या फिर जो है सार्थक शब्द को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो से अधिक शब्द रहेंगे, कई सारे रूपों में रह सकते हैं और उनको जो है एक स्वतंत्र या सार्थक रूप में रख दिया जाए, वही जो है आपका क्या होगा? समास हो जाएगा। या फिर जो है दो या दो से अधिक जो है शब्दों का जो मेल होता है वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, तो समास की परिभाषा भी आप जान गए। बात करते हैं जो पद होते हैं, ठीक है, पद होते हैं उनमें आपका एक समस्त पद होता है, ठीक है, और उस समस्त पद में भी कई दो पद होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो समास के जो है नियमों से निर्मित शब्द, ठीक है, समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होता है उसको समस्त पद कहते हैं। या फिर जो है दो शब्दों के मेल से जो बना एक शब्द होता है उसको जो है समस्त पद या फिर जो है सामासिक पद भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि समस्त पद को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो सामासिक पद के नाम से जाना जाता है। और जो समस्त पद का पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। अभी यहाँ पर हमको यह जानना है कि समस्त पद है क्या? समस्त पद वह समास का जो शब्द होता है वही समस्त पद होता है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है कि गंगा जल, तो गंगा जल क्या हो गया? एक समस्त पद हो गया। इसमें दो पद हैं, कौन कौन से? एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। तो जो पूर्व पद है उसमें गंगा आ गया और जो उत्तर पद है उसमें जल आ गया। तो यहाँ पर जो है गंगा जल बन गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर समास विग्रह की। अगर समस्त पद है तो उसका विग्रह भी होगा, उसी को जो है समास विग्रह कहते हैं। समास का जो है मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना होता है, या जिस प्रक्रिया में जो है समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे जो है समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जो है गंगा जल था उसको तोड़ा गया तो क्या हो गया? गंगा का जल। तो यह क्या हो गया? आपका समास विग्रह हो गया। ठीक है, जैसे देशभक्ति है तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो देश के लिए जो भक्ति होती है उसी को देशभक्ति कहते हैं। तो यह जो देश के लिए भक्ति है यह समास विग्रह है और यह जो देशभक्ति है इसको समस्त पद बोलते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम समास के भेद की। तो जो समास के भेद हैं, सामान्यतः समास के 6 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि संस्कृत में जो है 6 भेद पूर्णतः अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, पूर्णतः अलग अलग माने जाते हैं संस्कृत में, लेकिन जो है हिंदी में इनकी जो चर्चा होती है 6 की बजाय 4 में ही की जाती है, लेकिन आपको 6 ही दिखते हैं। ठीक, वो भी बता देते हैं कौन से। तो जो आपका तत्पुरुष समास है इसके अंतर्गत आपको जो है मिल जाता है द्विगु और कर्मधारय समास
कर्मधारय समास और जो है द्विगु समास जो है इनको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना जाता है हिंदी में। तो कुल आपकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक। और वैसे बात करते हैं तो वैसे पूछा नहीं जाता समासों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर अगर 4 ऑप्शंस है तो हाँ आपको 4 ही टिक करना है, 6 है तो आपको 6 ही करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन सभी भेदों के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पर कि अव्ययी भाव समास। यह क्या होता है? तो जिस सामासिक पद में जो है पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है और उसी के अर्थ की प्रधानता होती हो, वही क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि जो पूर्व पद होता है ना, वह क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, और वह अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय भी होता है, यानी कि जो है एक प्रकार से उपसर्ग भी होता है वही। तो वही क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और इसका जो उत्तर पद होता है वह एक संज्ञा होता है और इसी समास को जो है नित्य समास कहते हैं। नित्य समास का मतलब इसका प्रयोग जो है सदैव रोज रोज होता रहता है और इसका जो है अपने पदों में विग्रह ही नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास का अपने ही पदों में जो है विग्रह नहीं होता है, तो ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह अव्ययी भाव समास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर पद इसका क्या होता है? संज्ञा होता है और पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है। तो ट्रिक हम बात करते हैं तो पहला पद क्या होगा? छोटा होगा और मुख्यतः क्या होगा? उपसर्ग होगा और वह क्या होगा? प्रधान भी होगा। ठीक है, कौन सा? जो आपका पूर्व पद होता है। अब उदाहरण यहाँ पर देखिए, तो उदाहरण लिखा है प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है प्रतिदिन, यहाँ पर लिखा है आजन्म। ठीक है, यथा संभव, भर पेट। तो यहाँ सब में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो पूर्व पद है वह छोटा भी है, यानी कि उपसर्ग के अनुरूप है। ठीक है, और प्रधान भी है। अब जैसे यहाँ पर प्रतिकूल यानी कि जो है विपरीत स्थिति बन गई। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन। ठीक है, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। यहाँ पर यथा संभव यानी कि जितना संभव हो सके, ये हम बता रहे हैं आपको विग्रह। भर पेट यानी कि पेट भर कर। ठीक है, यहाँ निर्भय लिखा है तो भय रहित। ठीक है, अनुरूप यानी रूप के अनुसार। ठीक, यथा समय यानी कि समय के अनुसार। यथा शीघ्र यानी कि जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अकारण बिना कारण के। प्रत्येक, ठीक है, यानी कि हर एक। आजीवन यानी कि जीवन भर। ये सभी क्या हैं? अव्ययी भाव समास के समय उदाहरण हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एक ही शब्द की आवृत्ति अगर जो है वाले जो शब्द भी होंगे वहाँ भी अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे घर घर, रातों रात, दिनों दिन और गली गली, इन सब में कौन सा समास है? तो यहाँ भी जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है आवृत्ति एक बार ही हुई है। जैसे हम बोल दें कि घर घर यानी कि प्रत्येक घर, रातों रात यानी कि प्रत्येक रात, दिनों दिन यानी प्रत्येक दिन। तो इससे आपको क्या पता चल गया? हाँ, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ यानी कि प्रत्येक हाथ। ठीक, चलिए ये तो आपका अव्ययी भाव समास हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरे समास की, जो कि है आपका तत्पुरुष समास। यह क्या होता है? तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है गौण होता है, यानी कि उसका खास महत्व नहीं होता है। समस्त पद का जो पहला पद होता है वह संज्ञा या सर्वनाम होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, समास में जो है समस्त पद करते समय कारक विभक्ति का जो है लोप हो जाता है, यानी कि समस्त पद जब हम समास विग्रह से बनाएंगे तो उसमें जो कारक या विभक्ति होगी वह गायब हुई दिखाई देगी। और हमारी ट्रिक क्या है कि दूसरा पद होगा छोटा। ठीक, और प्रधान भी वही होगा। दूसरा पद छोटा भी होगा और प्रधान भी होगा, तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। परिभाषा की बात एक बार फिर से कर लेते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इतना याद होना चाहिए कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है और पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। अब अगर दूसरा पद प्रधान है तो जाहिर सी बात है पहला पद क्या होगा? गौण ही होगा। ठीक है, और समस्त पद का पहला पद क्या होगा? संज्ञा या फिर सर्वनाम होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके भेद की।
तो देखिए, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद माने जाते हैं, परंतु कारक चिन्हों के अनुसार इसके 6 भेद ही माने गए हैं, जिसमें कर्मधारय और द्विगु समास को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर इनको सम्मिलित किया जाता तो 8 हो जाते, ठीक है, और इनको अगर सम्मिलित नहीं किया गया है तो इनकी संख्या कितनी है? 6 है। किसकी? तत्पुरुष समास की। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो जो भी आपकी विभक्तियां होती हैं यानी कारक होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, यह 6 भेद हैं किसके? तो तत्पुरुष समास के। तो अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद के बारे में डिटेल में। तो कर्म तत्पुरुष पहला, तो इसमें क्या होता है? कर्म तो आप जान ही लीजिए, कर्म की प्रधानता। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है, का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, तो यह समस्त पद है यश प्राप्त, और जब इसको हम विग्रह करेंगे यानी समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त हो जाएगा। तो यश को प्राप्त, तो जब समस्त पद किया तो क्या हो गया? को का लोप हो गया, यानी विभक्ति चिन्ह लोप हो गया, गायब हो गया, ठीक है, और यश प्राप्त बन गया। और जब विग्रह किया गया तो क्या हो गया? को वहां पर प्रदर्शित कर दिया गया। मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ठीक है। शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुओं को हनन करने वाला, ठीक है। गृहागत, गृह को आने वाला। कुंभकार, ठीक है, कुंभ को निर्माण करने वाला यानी घड़े का निर्माण करने वाला। मोक्ष प्राप्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त, ठीक है। ये सभी क्या है? तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको केवल इतनी जानकारी होनी चाहिए, विभक्ति जो यानी कारक चिन्ह है उनके चिन्ह क्या हैं, बस आप आराम से पहचान लेंगे यहाँ पर कौन सा समास है, ठीक। तो करण तत्पुरुष दूसरा है। इसमें क्या है? इस समास में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा जो है का लोप हो जाता है, यानी करण कारक के जो चिन्ह है वह क्या है? से है, और जो है के द्वारा है। यही दो चिन्ह है, ये दो चिन्ह जहां पर आपको दिखे वहां पर करण तत्पुरुष समास ही होगा। जैसे उदाहरण है रस भरा, तो रस भरा क्या हो जाएगा? रस से भरा जो होगा वही रस भरा होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो करण तत्पुरुष एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और उदाहरण देखिए, सूर रचित यानी शूर के द्वारा रचित। शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त। कर्म वीर यानी कि कर्म के द्वारा वीर या कर्म से वीर। गुण युक्त यानी कि गुण से युक्त। भयाकुल, भय से व्याकुल, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा। रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित। स्वरचित यानी कि स्वयं द्वारा रचित, स्वयं के द्वारा रचित। मन गढ़ंत यानी कि मन से गढ़ंत, ठीक है। ये सभी किसके उदाहरण है? तो करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास। अब यह क्या होता है? तो इस समास में जो है संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है के लिए, ठीक है, क्या होती है? के लिए का लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। जैसे हमारा उदाहरण है यज्ञशाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये समस्त पद है और इसका जो समास विग्रह होगा क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला। तो आपने यहाँ क्या देखा? के लिए जो है समस्त पद के रूप में या प्रयोग में के लिए को गायब कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। और उदाहरण है यहाँ देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। रसोई घर यानी कि रसोई घर, ठीक है, यानी कि जो है खाना बनाने के लिए जो घर होता है उसी को रसोई घर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है विधान सभा, विधान के लिए जो सभाएं आयोजित की जाती हैं। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है। पुत्र शोक, तो पुत्र के लिए जो शोक होता है। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ये सभी किसके उदाहरण है? तो संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है, जहां पर आपको के लिए का लोप दिखाई देगा वहां पर जो है संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक। चलिए फोर्थ नंबर है अपादान तत्पुरुष। अब यह अपादान तत्पुरुष क्या होता है? तो करण आपने देखा उसी का विपरीत है। इस समास में अपादान कारक की जो विभक्ति होती है से, और यह जो से दिखाता है अलग होने से दिखाता है, और इसके पहले जो था से या के द्वारा उसमें
अलग नहीं था, मिलाप था, ठीक है, यानी मिलान था। इसमें क्या है, से अलग होने का जो है अर्थ दिखाता है और इसका जो है लोप हो जाता है, वहाँ पदांत तत्पुरुष होता है। जैसे धनहीन, तो धनहीन का मतलब क्या हो गया, धन से हीन है ना, यानी कि धन उसके पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपदांत तत्पुरुष है, तो धनहीन यानी कि धन से हीन, ठीक। जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, ठीक है, इसमें लेकिन मिलान है, ठीक है, जन्मांध में जो है मिलान है देखा जाए तो। और इसमें देखिए कर्महीन, तो कर्म से हीन, वन रहित, वन से रहित, नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन, ठीक है, जलहीन, जल से हीन, तो यहाँ पर जो है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक। और पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, ठीक है, जन्मांध यानी जन्म से अंधा, तो यहाँ सब में क्या है, अपादान तत्पुरुष का समास प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है संबंध तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, संबंध से ही आप समझ गए कि दो चीज़ों का संबंध आपस में होगा वहीं संबंध होगा। तो इस समास में जो है संबंध कारक की जो विभक्ति होती है, का, की, के, ठीक है, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सभी क्या है, संबंध तत्पुरुष के जो हैं विभक्ति के चिन्ह हैं। का जो है लोप हो जाता है, किन का लोप होता है, तो का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल लिखा है, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, का, ठीक। और उदाहरण है जलयान, तो जल का यान, ठीक है। छात्रावास, तो छात्र का जो आवास होता है उसी को छात्रावास बोलते हैं। कन्यादान, तो कन्या का दान होता है, ठीक है। विद्यासागर, तो विद्या का सागर जो होता है। देश रक्षा, तो देश की रक्षा, ठीक है। शिवालय, शिव का आलय, ठीक है। और देव पूजा, देव की पूजा। राम राज्य यानी कि राम का राज्य, यहाँ सब में क्या है, संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है तत्पुरुष समास का भेद छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास। यह क्या होता है, तो इस समास में जो है अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है में और पर होती है, ठीक है। क्या होती है इसकी विभक्ति, में और पर, ठीक है। और इनका जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तब यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण यानी कि जैसे कि आत्मनिर्भर लिखा है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, आत्म पर निर्भर या फिर स्वयं पर निर्भर जो होता है उसी को आत्मनिर्भर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो अधिकरण कारक के चिन्ह थे पर, उसका लोप हुआ है। और उदाहरण है गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश, ठीक है। कुल श्रेष्ठ यानी कि कुल में श्रेष्ठ, ठीक है। वनवास, वन में वास, ठीक। सिर दर्द, तो सिर में दर्द, ठीक है। स्वर्गवासी, तो स्वर्ग में वासी जो होता है उसी को स्वर्गवासी कहते हैं। शोकमग्न, शोक में मग्न जो होता है, ठीक। धर्मवीर, धर्म में जो वीर होता है। कृषि प्रधान, कृषि में जो प्रधान होता है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम होता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। यहाँ लिखा है आप बीती यानी कि आप पर बीती, वह आप बीती होती है। तो ये सभी जो हैं अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण थे, ठीक। चलिए तो यह जो है हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। 2 समास हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 4 समास और बचते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, तो देखिए कर्मधारय प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। और दूसरा जो है विशेष अथवा संज्ञा होता है, किसका, कर्मधारय समास का, ठीक है। वैसे अगर आप याद रखते हैं तो उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, किसका, कर्मधारय समास का। क्यों, क्योंकि यह जो है तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। या फिर एक पद उपमेय होता है तथा दूसरा पद उपमान होता है, और यह जो है 4 प्रकार का होता है। कौन, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय का जो प्रथम पद होता है क्या होता है, विशेषण होता है यानी विशेषता बताया रहता है। और दूसरा संज्ञा होता है यानी संज्ञा की जो विशेषता बताया रहता है उसी एक शब्द के अंतर्गत उसमें कर्मधारय समास होता है। और ट्रिक की बात करते हैं तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर जो है विग्रह करने पर मध्य में जो है जो या के समान आता है, तभी वहां पर जो है आपका कर्मधारय समास होता है। चलिए उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि महाकवि, तो महाकवि को जो हम
वो समाज से विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो कवि। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है जो लगा है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने बताया परिभाषा के अंतर्गत प्रथम पद विशेषण होगा, तो यहाँ प्रथम पद क्या है, महा। महा को क्या करेंगे, पूर्ण रूप में लिखेंगे तो महान हो जाएगा। और इसमें लिखा है कि दूसरा जो पद होगा वह विशेष या फिर संज्ञा होगा, तो यहाँ कवि लिखा है तो कवि एक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर ये सही है कि कर्मधारय समास ही महान है जो कवि, उसको महाकवि बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पर उदाहरण चंद्रमुख। तो जो चंद्र है इसको अगर हम तोड़ते हैं समास विग्रह के रूप में, चंद्रमा के समान जो मुख होता है उसी को चंद्रमुख कहते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्र है यह क्या हो गया, विशेषण हो गया, और जो मुख है वह जो है संज्ञा हो गया। ठीक, चलिए और उदाहरण बहुत सारे हैं यहाँ पर। महादेव, महान है जो देव, ठीक है, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, ठीक है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक, महात्मा, महान है जो आत्मा, कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, ठीक, स्वर्ण कलश, स्वर्ण के समान कलश, ये सभी क्या हैं, तो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो ये चौथा नंबर का समास है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, यहाँ भी हमने बता दिया कि तत्पुरुष का ये भी भेद है, तो इसमें भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो चलिए परिभाषा जान लेते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद जो होता है संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिसमें आपको प्रथम पद संख्यावाची दिख जाए वहां आप तुरंत द्विगु समास लगाएंगे, आगे चाहे जो हो से मतलब नहीं है। यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु होता है। ठीक, तो जो है द्विगु समास समझ गए, संख्यावाची हो और अंतिम पद जो होगा संज्ञा होगा। ठीक, तो ट्रिक क्या है, पहला पद संख्यावाचक होगा तो वह जो है द्विगु समास होगा। विग्रह करने पर जो है इसमें क्या होता है, का आता है, यानी कि आप समास विग्रह करेंगे तो आपको इसके बीच में का देखने को मिलेगा। खासकर उदाहरण देखें तो पता चलेगा। उदाहरण लिखा है चौराहा, तो यहाँ पर हम इसको जब तोड़ेंगे तो चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ द्विगु समास है। त्रिकोण, आप यहाँ संख्या देख रहे हैं, चौ में 4 है, त्रि में 3 है, नौ में 9 है, दो में 2 है, तिरंगा में 3 है, सतसई में 7 है, ठीक है, पंचवटी में 5 है, सप्त में 7 है। ठीक है, इन सब में क्या देख रहे हैं आप, सभी में क्या है, संख्यावाची है। त्रिवेणी, ठीक है, और नवरत्न, दोपहर, तिरंगा, शतसई, सप्तदीप, चारपाई, अष्टग्रह, सप्तर्षि, शताब्दी, नवरात्रि, त्रिनेत्र, त्रिकोण, चतुर्वेद। ठीक है, इन सब में क्या है, द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रथम पद संख्यावाची है इसलिए। ठीक, चलिए त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, ठीक है, और यहाँ नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, दोपहर, दोपहरों का समूह, ठीक है, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, सतसई, 7 रचनाओं का समूह। ठीक है, 3 समय क्या है, द्विगु समास है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर है द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास, यह क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हों। ठीक है, क्या इसमें है कि दोनों पद ही प्रधान हो, पहला और प्लस दूसरा, ये दोनों प्रधानता दिखाएं, वहां पर जो है आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तथा विग्रह करने पर जो है और अथवा या एवं लगता हो वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ये सभी जो प्रयोग किए जाते हैं खासकर संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जो है जो द्वंद्व समास होता है दोनों पद प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, किस समास में, तो द्वंद्व समास में होते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम समास विग्रह करते हैं तो और या एवं को लगाते हैं। ट्रिक क्या है, एक दूसरे का जो विलोम होता है और योजक चिन्ह लगा होता है बीच में, वह जो है आपका द्वंद्व समास होता है। एक दूसरे का विलोम आपको दिखाई दे तो द्वंद्व समास आपको लगा देना है। जैसे हमने बोल दिया द्वंद्व समास के अंतर्गत जो है राम, ठीक है, राम और जो है सीता हमने
लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, द्वंद्व समास कैसे, तो राम का अपोजिट क्या होगा, सीता होगा, आप जान गए। ठीक है, ये मेल के अंतर्गत फीमेल के अंतर्गत आया। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है ही। और इसमें आपने क्या देखा कि बीच में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए भी यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, और राम सीता ये दोनों पद ही प्रधान है। राम अलग कर दो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीता को अलग कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ दोनों पद प्रधान है, तभी यहाँ पर जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, समझ गए। उदाहरण और देख लीजिए, रात दिन, रात और दिन विग्रह करने पर हमने आपको क्या बताया, और लगा रह सकता है, या लगा रह सकता है, एवं लगा रह सकता है। ठीक, राजा रानी तो राजा और रानी, माता पिता माता और पिता, पाप पुण्य पाप और पुण्य। ठीक है, चराचर चर और अचर। ठीक है, हार जीत हार और जीत, हानि लाभ हानि और लाभ, अपना पराया अपना और पराया, जल थल जल और थल, इन सब में क्या है, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता था। अब बहुब्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, अप्रधान। ठीक है, जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ये दोनों अप्रधान होते हैं, इन दोनों की प्रधानता ही नहीं होती है। इसमें जो तीसरा पद होता है वह प्रधान होता है। कौन सा, तीसरा पद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ऐसा कौन सा समास है जिनमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो आपको बता देना वह बहुब्रीहि समास है। ठीक है, उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। या ऐसे भी पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिस पद में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और यह 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 जो प्रकार हैं मैंने आपको बता दिया कि ये संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होते हैं। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। तो आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ लिख दिया है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर जो है किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ट्रिक क्या है हमारी, किसी तीसरे शब्द की जो है प्रतीति होना या फिर प्रधान होना, यानी किसी तीसरे पद का जो है पता चलना जिस शब्द से, वह आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर क्या है, पीत वस्त्र धारण करने वाला, यानी कि पीला वस्त्र जो धारण करता है उसी को जो है पीतांबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, कृष्ण। ठीक है, यानी कि पीले वस्त्र को कौन धारण करता है, तो श्री कृष्ण भगवान धारण करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यह आप याद रख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज जो है एक ही है, 4 भुजाएं जिसकी होती हैं वो केवल एक ही है, उसको चतुर्भुज ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके, अब आनन किसके हैं, तो 10 सिर जिसके हैं, अर्थात रावण के हैं, तो इसलिए यहाँ भी क्या है, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। ठीक, और बात करते हैं त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, यानी कि आँख किसके है, 3, तो आपको पता ही है शिव के। त्रिनेत्र वही, चक्रपाणी, तो चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु भगवान। ठीक है, चतुर्मुख, 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं। ठीक है, एक दंत, एक दांत किसके हैं, तो गणेश जी के हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक है, पतझड़, तो ऋतुओं में एक पतझड़ होती है और तो कोई पतझड़ होती नहीं। ठीक, गजानन, ठीक है, गजानन। ठीक है, आप जो है गणेश को कहेंगे, गज के समान जो है शरीर देखने में है, तो किसका है, गणेश जी का ही। विषधर, तो विष को कौन धारण करता है, आपको पता ही है, महादेव। ठीक है, मेघनाद वही था जो रावण का। ठीक है, और दिगंबर, तो ये सभी, निशाचर, मुरलीधर, वीणापाणी, नीलांबर, नीलकंठ, चंद्रशेखर, जितेंद्रिय, गंगाधर, इन सभी में क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि ये किसी तीसरे पद को जो है संकेत दे रहे हैं। ठीक है, देवराज, वह जो देवों का राजा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा बहुब्रीहि समास क्या होता है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए फैक्ट क्या है। यदि जो है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास दिया गया हो, यानी कि ऑप्शन में मान लीजिए हमने कोई शब्द दे दिया, हमने शब्द कोई दे दिया, वो कौन सा दे दिया,
हमने शब्द दिया जो है घन श्याम, ठीक है। तो हमने दे दिया घन श्याम शब्द दे दिया। चलिए घन श्याम दे दिया और हमने बोल दिया घन श्याम में कौन सा समास है, और हमने 4 ऑप्शंस दे दिया। हमारा 3 ऑप्शंस यहाँ है कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, और यहाँ पर हम जो है एक अव्ययी भाव समास जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अव्ययी भाव समास जोड़ देते हैं। चलिए 4 ऑप्शन हो गया, घन श्याम में कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें कर्मधारय आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है घन जो है यह एक विशेषणता को दिखा रहा है और श्याम जो है एक संज्ञा है। द्विगु समास इसमें दिख रहा है, तो द्विगु समास में क्या होता है? तो द्विगु समास में जो होता है संख्यावाची होता है। तो चलिए ये तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुब्रीहि समास भी यहाँ दिख रहा है। घन श्याम किनको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 समास, अब 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस तो ऐसा ही नहीं इसमें ए बी बोला हो, तो 2 ऑप्शन से सही है। हम कौन सा सही करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास को सही करेंगे, न कि कर्मधारय समास को, ठीक है। त्रिनेत्र जैसे हम बोलते तो यहाँ पर जो है कर्मधारय भी होता, द्विगु भी होता, अव्ययी भाव भी होता, लेकिन हम सही कौन सा करेंगे? तो बहुब्रीहि समास सही करेंगे। 4 ऑप्शंस में यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो बहुब्रीहि समास को महत्व देना है, ठीक। तो वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास को ही सही माना जाएगा यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो, ठीक। यह बहुत बड़ा फैक्ट है। तो यह हमारा जो सेशन है समास का कंप्लीट होता है। बस यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलिए, ठीक है। और यह वीडियो आप पूरा देखे होंगे आशा करते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट टॉपिक के साथ, आपके समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।